क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है? आपको वीडियो का टाइटल या फिर मेरे पीछे जो थीम दिख रही है उस पर तो आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई क्या होने वाला है। आने वाला जो टाइम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल होने वाला है मेरे और आपके लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ग्लोबली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली इंडिया पर आ रहा है और इंडिया पर उसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और अभी जो ग्लोबली सिचुएशन चल रही है, अगर ये आगे जाके भी कंटिन्यू रहती है तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा सरदर्दी बन सकती है। अभी तक इंडिया में ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, हमें कुछ भी नहीं लग रहा था कि भाई हमें कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, भले ही यूएस ईरान लड़ रहे, बाहर जो भी चीज़ हो रही है, लेकिन इंडिया को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अब धीरे धीरे वो इंपैक्ट इंडिया तक भी पहुंचने लगा है। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, उस तरीके से जो कंट्री के लीडर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली लोगों तक मैसेज पास ऑन कर देते हैं, जिसे सॉफ्ट सिग्नलिंग बोला जाता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में अपनी स्पीच में ये बोला था कि भाई गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल को थोड़ा संभाल के आपको यूज करना है, फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करना है। उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ हमें ऐसे सिग्नल्स दिए कि भाई शायद इंडिया में अब चिंता की बात आ सकती है, स्पेशली एनर्जी के मामले में। बट फिर भी इंडिया में इतने ज़्यादा लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। मे बी उसको समझ रहा था, बट मुझे लगा कि इंडिया कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को संभाल लेगा। बट मेरे लिए अलार्मिंग चीज तब हुई जब नेदरलैंड में अपनी स्पीच में मोदी जी ने कुछ क्लियर, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। जैसे कि उन्होंने बोला था कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा आगे चलते रहेंगे ना, तो इस दशक को, जिसे डेकेड बोला जाता है, डेकेड ऑफ डिजास्टर बोला जाएगा। मतलब कि ये वो दशक होगा जिसमें सिर्फ डिजास्टर हुए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी या फिर गलत चीजें ही हुई है। ओके, क्योंकि अगर एनर्जी क्राइसिस आते, आज पूरी दुनिया किस पर चल रही है? एनर्जी पर तो चल रही है, उसी के क्राइसिस के यहां पर बात चल रही है। और अगर ये एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा आगे जाके कंटिन्यू रहते हैं तो 60% रिस्क ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि ग्लोबली 60% जितने लोग जो है, जो मिडिल क्लास में या तो फिर हायर मिडिल क्लास में भी है, वो भी पॉवर्टी लाइन पर आ जाएंगे, वो भी गरीबी रेखा पर आ जाएंगे। ये जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी ये सिचुएशन क्यों खड़ी हो सकती है एंड इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी जो चैनल है फाइनेंस बाय स्मिथ, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी बड़े मोटिवेशन का काम करता है एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेकर आता हूं। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अभी इस पूरी चीज को डिटेल में समझते कि आखिरकार ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई एंड इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ सकता है। अगर आप इंडिया में रहते हो ना, तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ताकि आपको भी पता चले कि देश में क्या चल रहा है और आगे जाके आपको आपकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको कौन से स्टेप्स उठाने, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सबसे पहले इस पूरे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है यूएस ईरान वॉर। ओके, सबसे पहली जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है वो होती है यूएस ईरान के बीच में जो वॉर होता है वहां से। ऑलरेडी क्रूड ऑयल जो है वो पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड है। ओके, और कुछ कुछ कंट्रीज के पास ही ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल है, जैसे कि मिडल ईस्ट हो गया, रशिया हो गया एंड यूएसए के पास भी है। ठीक है, अब ऑयल की खपत पूरी दुनिया को रहती है, ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया को है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज के पास ही ऑयल है एंड उसमें भी जो मिडल ईस्ट, जिसके पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व का भंडार है, जिसके पास ऑयल सबसे ज्यादा है, वहीं पर ही ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। उसके ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो गया। ओके, चीज क्या होती है ना, पूरी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है उसके डिमांड एंड सप्लाई पर। ओके, आपको तो पता होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका सप्लाई कम है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगी होगी। लेकिन उससे पूरा उल्टा कि अगर उस प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम है, डिमांड कम है, तो प्रोडक्ट सस्ती होगी। पहले क्या था कि ऑयल सबको मिल रहा था। ओके, ऑयल प्रॉपर्ली प्रोड्यूस भी हो रहा था, स्मूथली सभी कंट्रीज को मिल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑयल का प्राइस जो था वो ऑलमोस्ट स्टेबल था। ओके, पहले क्या था, यूएस ईरान वॉर की वजह से, पहले यूएस ईरान का जो वॉर है वो शुरू हुआ, उससे पहले ऑयल की कीमत थी तकरीबन $75 पर बैरल। ओके, पहले ऑयल की प्राइस थी $75 पर बैरल की। अब वॉर शुरू हो गया, वॉर की वजह से सिचुएशन क्या हुई
कि ऑयल रिजर्व्स को डैमेज करना शुरू किया इन लोगों ने। जैसे ही ऑयल रिजर्व्स डैमेज हुए, ऑयल का सप्लाई कम होने लगा, लेकिन डिमांड तो अभी भी है। सो अगेन ऑयल का सप्लाई कम होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ा। सो उसके बाद कहां पर पहुंचा ऑयल का प्राइस? सो जो ब्रेंट ऑयल है उसका प्राइस हो गया ऑलमोस्ट, आज की तारीख में, मैं मई मंथ में वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख में इसकी प्राइस है $110 पर बैरल, इसकी प्राइस है। एंड जो WTI ऑयल है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट $101 पर बैरल है। ओके अब ये ब्रेंट ऑयल एंड WTI ऑयल का डिफरेंस क्या है? सो ब्रेंट ऑयल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में जो ऑयल रहता है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज ने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है ऑयल का, जिसे ब्रेंट ऑयल बोला जाता है। एंड ये जो US बेस्ड ऑयल है, सो उसका बेंचमार्क WTI है। सो आज $75 पर बैरल का जो ऑयल है वो कहां तक पहुंच गया है? एज यू कैन सी हियर। सो ऑयल काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, ऑयल की कीमत जो है, प्राइस जो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब चीज क्या होती है पता है? अब अगर मैं आपको बताऊं कि सारे जड़ की, मतलब सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है ना, वो ये ऑयल ही है, और अगर कहीं ना कहीं बोले तो ये ट्रम्प चाचा ही है। ओके सो जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है, जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है ना, तब चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वहां पर दो चीजें होती है, वहां पर दो चीजें होती है। सबसे पहला क्या होता है पता है? सबसे पहले होते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो महंगा हो जाता है, उसकी कीमतें बढ़ने लगती है। ओके व्हाई? बिकॉज ऑयल ही महंगा है ना। सो जहां पर पहले किसी प्रोडक्ट को 10 किलोमीटर तक पहुंचाने में 100 रुपए का डीजल खर्च होता था, अब वो 120 रुपए का खर्च होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। अगर जब किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग महंगा होता है ना, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब कि चीजें महंगी होती है, चीजें और भी ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो चुका है। ओके अब प्रॉब्लम क्या आती है पता है? यहां पर दो रिस्क चल रहे हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन आ गया ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से, साथ ही में कंट्री का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। अभी इंपोर्ट बिल का मतलब क्या है? सो ऑयल एंड डीजल, चलो मान लो आज आप पेट्रोल पंप पर जाते हो ऑयल एंड डीजल भरवाने के लिए, तो आप जो ट्रांजैक्शन करते हो, आपने जो ऑयल डीजल भरवाया, ओके, पेट्रोल या डीजल, उसका पैसा आप कौन सी करेंसी में देते हो? इंडियन करेंसी में। लेकिन उसी पेट्रोल डीजल को जब इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करवाना है, ओके, जब बाहर से इंपोर्ट करवाना है तो इंडिया को डॉलर्स में पैसे चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। ओके अब चीज क्या हुआ? जब पहले चलो मान लो हम एक बैरल मंगवाते थे बाहर से जो $75 का आता था, ओके, इंडिया जो था वो $75 चुकाता था, वहां से एक बैरल मिलता था। आज वही बैरल के लिए इंडिया को चुकाना पड़ता है $110। सो अब चीज क्या हुई? सेम क्वांटिटी के लिए इंडिया को ज्यादा डॉलर्स चुकाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है ना, तो जो फॉरेन रिजर्व्स है, ओके, फॉरेन रिजर्व्स जो है वो कम होते हैं, वो खाली होते हैं। ओके क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, ज्यादा डॉलर्स चुका रहे हैं, जिससे कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है जिसमें डॉलर्स रखे हुए हैं वो कम होते हैं। जब फॉरेन रिजर्व्स नीचे जाते हैं ना, तब इंडियन रुपी जो है वो वीक होता है। इंडियन रुपी जब वीक होता है ना, तब जो FPIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो एग्जिट लेते हैं इंडियन मार्केट से या किसी भी कंट्री से। ओके हम यहां पे इंडियन रुपी की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडियन मार्केट से एग्जिट लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का सेलिंग किया है। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम तो अभी भी शुरू हुई है। यस, सो यहां पे शुरुआत कैसे हुई? 2024 में तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का सेलिंग हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था। फिर अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर 2025 की, तब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख करोड़ का पूरे साल में सेलिंग हुआ था। लेकिन जैसे ये वॉर की शुरुआत हुई, इंडियन रुपी कमजोर होना शुरू हुआ,
सिर्फ 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी एंड मार्च महीने में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का सेलिंग हो गया। 2 लाख करोड़ मार्केट से निकल गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, इसलिए मार्केट हमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। सो सबसे पहले तो ये कारण है जिसकी वजह से जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिर रहा है। बट ये तो रिस्क है, लेकिन उससे बड़ा ना भाई ये रिस्क है। अब चलो इस पर आ जाते हैं वापस से इन्फ्लेशन पे। अब क्या चीज हुई कि ऑयल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन मतलब कि हमारी जरूरत की जितनी भी चीजें मार्केट में अवेलेबल है या जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है वो महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ओके, अब जब महंगाई बढ़ती है, ओके, अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है ना वो कंट्रोल में आ जाए। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाना चाहती है। अब कोई भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में कब आएगा? जब लोग चीजें कम खरीदेंगे, क्योंकि डिमांड कम होगी तो चीजें सस्ती होगी। वो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई जो है ना वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट जब बढ़ता है ना तो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। एंड जब लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, चलो मान लो आज एक होम लोन आपको मिल रही है, मुझे समझ लो कि एक 7% पर होम लोन है, ठीक है, और एक होम लोन है 10% पर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब होम लोन 7% पर चल रही है तब ज्यादा लोग घर खरीदना पसंद करेंगे या फिर जब होम लोन 10% पर चल रही है तब खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे घर खरीदने के लिए। सेम चीज, जब लोन महंगी हो जाएगी तो लोग लोन लेना अवॉइड करेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो ज्यादा कम, मतलब उनका जो खर्चा है ना वो कम हो जाएगा। ओके, जब लोन कम होगी तो खरीदी कम होगी। मार्केट में लोग पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जब लोग पैसा कम खर्च करेंगे, ओके, जब लोग पैसा कम खर्च करेंगे तो मार्केट में जो इतनी सारी कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स लेकर बैठी हुई है, चाहे गाड़ियां हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, जो कंपनियां मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स लेकर बैठी हुई है, उसका सेलिंग भी कम होगा, क्योंकि लोग अभी पैसा ही खर्च नहीं कर रहे या सोच समझकर पैसा खर्च कर रहे। तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स का सेलिंग कम होगा। अब जब मार्केट में, यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे। ओके, यहां पर हम लिखेंगे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम होगा। ओके, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगा, मार्केट में लोग कम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, कंपनी का माल कम खरीदेंगे, तो जो कंपनियां मार्केट में बैठी हुई है उनके सेल्स पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, उनका प्रॉफिट कम होगा, कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो लोग धंधा करेंगे या तो फिर उनका प्रॉफिट काफी कम हो जाएगा। पूरा बर्डन कहां पर आया? मार्केट में जो कंपनीज है उन पर, क्योंकि उनका अभी धंधा ही नहीं हो रहा। अब जब मार्केट में जो कंपनीज है उनका धंधा ही नहीं होगा तो उनके जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे? तो ये जो पूरी जो चेन शुरू हुई है ना, ऑयल के प्राइस बढ़ने से ये जो पूरी चेन शुरू हुई है उसका सीधा इंपैक्ट कहां पर आया? स्टॉक मार्केट पे। इसका सीधा इंपैक्ट आया इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ऑयल के प्राइस बढ़ने से चाहे इन्फ्लेशन हो या इंपोर्ट बिल हो, दोनों से मार पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। साथ ही में इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, हम पर तो, हमारे पॉकेट तो भारी हो ही रहे, कहीं ना कहीं हम पर तो बर्डन आ ही रहा है। बट ये सबसे बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा सफर कर सकता है। अब आगे जाके क्या रिस्क हो सकता है, चलो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, ऐसा कुछ सोर्सेस का बोलना है या उनके रिपोर्ट्स है कि आने वाले समय में इंडिया में जो पेट्रोल एंड जो डीजल है उसकी जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट 120 रुपीज पर लीटर तक जा सकती है, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है। ठीक है, यहां पे मैं पैनिक नहीं फैला रहा, कुछ नहीं फैला रहा, बट हम यहां पे सोचने की बात है, हम जस्ट सोच रहे हैं। ओके,
कि भाई चलो मान लो कुछ सोर्सेज का कहना है कि पेट्रोल एंड डीजल 120 रुपए तक पहुंच सकता है। अगर ये बात सच होती है, अगर ये बात सच होती है, तो हमने जो पहले जाना कि क्या क्या रिस्क हो सकते, सबको मिलाकर आज की तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी है वो आज तकरीबन 23,600 के लेवल के आसपास है आज निफ्टी जो है वो। बट अगर ये चीज सच होती है तो शायद से, ओके, शायद से ये जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 20,000 तक पहुंच सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है। निफ्टी लेवल इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि 2008 में आया था बैंकिंग क्राइसिस, लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है, उससे पहले आया था .com बबल क्राइसिस। लेकिन जब बैंकिंग क्राइसिस आता है या इंटरनेट क्राइसिस होता है, तब हमारा सर्वाइवल तो कहीं पर नहीं बिगड़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं। बट भाई ये तो है एनर्जी क्राइसिस। आज दुनिया की कोई ऐसे सिस्टम नहीं है जो एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रही है। एनर्जी क्राइसिस जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है आज की तारीख में। तो जरा ये सोचिए, अगर ये चीज आएगी तो कहां पर जा सकता है। मेरा काम आपको यहां पर पैनिक करना नहीं है, ना तो आप मेरा एजेंडा है कि मैं आपको घबराऊं, बट क्या हो सकता है वो चीज मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी अगर इससे बचना है तो क्या करें वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आज की तारीख में लोन लेना अवॉइड करें, हो सके उतना कम डेट में रहे ताकि कैश पैसा अपने हाथ पर रहे। दूसरी चीज, तैयार रहिए आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं यहां पे अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज होती है तो स्टॉक मार्केट में ना जो गोल्डन स्टॉक्स है, सोने के जैसे जो स्टॉक्स है ना, आपको सिंह चने के भाव पर मिल सकते हैं। बड़े प्लेयर्स इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करके बैठे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज आनी चाहिए, एनर्जी क्राइसिस होगा तो मार्केट क्रैश होगा, हमारा फायदा है, नो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। बट ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट से भागना नहीं है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, एसआईपी को कंटिन्यू रखे, बिकॉज ऐसे ही समय में एसआईपी में सबसे बेस्ट एवरेजिंग क्रिएट होता है। ओके, दूसरी चीज, ज्यादा स्पेक्यूलेशन में ना पड़े, मतलब कि हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे करना अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अभी के लिए ना इंट्राडे अवॉइड करें। अगर आपको आपकी पोजीशन, अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसेंट प्रॉफिट मार्केट से मिल रहा है तो आप वहां पे एग्जिट करके री इन्वेस्ट करना पसंद करें। ज्यादा टाइम तक अभी होल्डिंग अवॉइड करें। बट अगर आपका होराइजन 5-10 साल का है देन डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट द कंडीशन इज आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स, आपके जो स्टॉक्स है वो क्वालिटी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होने चाहिए। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये सिचुएशन आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट की क्या हालत होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एंड अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो स्मिथ ठक्कर, ये जो मेरी चैनल है फाइनेंस बाय स्मिथ, इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड टेक केयर गाइज।